नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है इस पे पहले 1 मिनट में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यह भी को। और इस क्लास से पहले इस टॉपिक पे 2 क्लासेस आपके लिए बनाई जा चुकी हैं, जिसमें जो पहली क्लास आपके लिए बनाई गई थी उसमें आपको मन्नू भंडारी का परिचय और एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है इसकी भूमिका पढ़ाई गई थी। उसके बाद एक और क्लास बनाई गई। उस क्लास में आपको जो है एक कहानी यह भी के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है वो पढ़ाए जा रहे हैं। जो इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे चर्चा की जा रही है। तो ये आज की क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी वो लंबी हो रही थी, इसके लिए वो क्लास वहीं पे रोक दी गई थी। जहां तक हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था वो वहीं तक, आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने ये जाना था उस दिन कि मन्नू भंडारी की जो 2 प्रारंभिक कहानियां थी उसमें से मन्नू भंडारी ने जो सबसे पहली कहानी लिखी थी वो आपको याद रखना है, मैं हार गई। और मन्नू भंडारी की जो दूसरी कहानी थी वो शमशान कहानी थी। ये जो है मन्नू भंडारी की 2 प्रारंभिक कहानियां थी। और ये दोनों की दोनों कहानियां किस पत्रिका में छपी थी ये चीज आपको याद रखना है। ये दोनों कहानी पत्रिका में छपी थी। और उस समय कहानी पत्रिका के संपादक जो थे वो भैरव प्रसाद गुप्त थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। एक जो है किताब से महत्वपूर्ण पेज आपके सामने है, इसको जरा सा पढ़ते हैं। सन 57 में अमृत राय जी ने कुछ लेखकों के सहयोग से इलाहाबाद में बहुत बड़े स्तर पर प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी पीढ़ियों के साहित्यकारों ने शिरकत की थी। उसका निमंत्रण पाकर मैं बेहद पुलकित और उत्साहित, पर हाँ, राजेंद्र का साथ न मिलना तो अकेले जाने का साहस मैं शायद ही जुटा पाती। कहानी लिखने और छपने एक संग्रह आ जाने के बावजूद अपने को कहानीकारों में सम्मिलित कर सकूं, साहित्यकारों के ऐसे सम्मेलन में भाग ले सकूं, ऐसा हौसला तो बिल्कुल नहीं था। पहली बार मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत नामवर जी से मुलाकात हुई। यानी मन्नू भंडारी ये बता रही हैं कि सन 1957 में अमृत राय जी के द्वारा और उनके कुछ लेखक साथियों के द्वारा इलाहाबाद में एक बड़े स्तर पे प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन हुआ था। वहां पे मन्नू भंडारी किन किन बड़े साहित्यकारों से पहली बार मिली उसके बारे में मन्नू भंडारी बात कर रही हैं। तो वहां पे ये मोहन राकेश से मिली, कमलेश्वर से मिली, रेणु से मिली, अमरकांत से मिली, नामवर जी से मिली। कमलेश्वर ने तो उस आयोजन में भूत की तरह काम करते देखा कमलेश्वर को। महादेवी वर्मा से वहीं पे ये मिली, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से वहीं पे मिली। और लिखती हैं कि महादेवी जी और हजारी प्रसाद के अद्भुत अविस्मरणीय भाषण सुने। तो ये जो है यहाँ पे कुछ बातें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि ये सम्मेलन जो हुआ था प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1957 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अमृत राय जी के द्वारा हुआ था। किन किन लोगों से वहां पे मन्नू भंडारी, किन बड़े साहित्यकारों से मन्नू भंडारी वहां पहली बार मिलती हैं? उनमें मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, रेणु हैं, अमरकांत हैं, नामवर जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो इन साहित्यकारों से मन्नू भंडारी पहली बार वहां पे मिलती हैं। और ये चीज आपको भी याद रखनी है कि ये सम्मेलन कहां पे हुआ था। तो ये सम्मेलन
इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहां पे हुआ था। एक कथन है जिसको हम लोग देखेंगे कि घटी हुई घटना यदि वास्तविक विवरण है तो कहानी इस घटना पर आधारित एक कलात्मक सृजन। मन्नू भंडारी बड़ी बात कह रही हैं, इसको आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कथन है, इसको एक बार फिर से पढ़ें और अपनी स्मृति में इसको बसा लें। महत्वपूर्ण कथन है। मन्नू भंडारी कहती है कि घटी हुई घटना यदि वास्तविक विवरण है तो कहानी इस घटना पर आधारित एक कलात्मक सृजन। एक और कथन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी आगे कहती हैं कि वैधव्य आरंभिक दुख के बाद एक स्वीकृत सत्य हो जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। मन्नू भंडारी कहती हैं कि वैधव्य आरंभिक दुख के बाद एक स्वीकृत सत्य हो जाता है, यानी स्त्री का विधवा होना, जब वो प्रारंभिक दौर में विधवा होती है तो तमाम तरीके की समस्याएं, एक दुख का अंबार उसके ऊपर टूटता है, लेकिन एक समय के बाद वो स्वीकृत हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। आगे मन्नू भंडारी कहती हैं कि और उसकी यातना कम हो जाती है, और उसकी यातना कम हो जाती है, पर परित्यक्ता, परित्यक्ता यानी जिस स्त्री का पति उसे छोड़ दे, परित्यक्ता का दुख पति है पर साथ नहीं रखता, तो इसमें अकेलेपन के साथ अपमान का दंश और जुड़ जाता है। ये जो है मन्नू भंडारी की एक कहानी थी अकेली, और अकेली की एक पात्र है सोमा बुआ के विषय में कहती हैं। तो महत्वपूर्ण कथन है। मन्नू भंडारी की कहानी कौन सी थी? अकेली। अकेली की जो पात्र हैं सोमा बुआ, उनके ऊपर ये जो है कहानी लिखी गई थी, और उसके बारे में मन्नू भंडारी जी ये बताती हैं। और ये जो सोमा बुआ हैं वो मन्नू भंडारी के वास्तविक जीवन से, मन्नू भंडारी ने जिनको देखा, जाना, समझा, वहां से जो है उभरा हुआ एक पात्र है जिस पर इन्होंने अकेली कहानी लिखी थी। और इस कहानी को ये जो है अपनी आत्मकथा में विस्तृत रूप से बताती है। अगर आपने आत्मकथा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो जो फैक्ट आपको बताया गया है इसको याद कर लें। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में अपनी बहुचर्चित कहानियों का जिक्र तकरीबन 10-20 पेज में करती हैं। तो प्रश्न वहां से ये बन सकता है कि मन्नू भंडारी अपनी किन किन कहानियों का जिक्र अपनी आत्मकथा में करती हैं। तो वो कहानियां आपके सामने रखी गई हैं, इनको आप लोग एक बार देख लें और इनको रट लें, क्योंकि प्रश्न यहां से आ सकता है कि मन्नू भंडारी ने किन किन कहानियों का जिक्र, अपनी किन किन महत्वपूर्ण कहानियों का जिक्र मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में किया है। तो हमने अभी देखा अकेली का जिक्र उन्होंने किया है, दीवार, बच्चे और बारिश का जिक्र उन्होंने किया है, नशा कहानी का जिक्र उन्होंने किया है जिसकी कथा नायिका आनंदी है, मजबूरी कहानी का जिक्र उन्होंने किया है, ईसा के घर इंसान कहानी का जिक्र उन्होंने किया है, कील और कसक इनकी महत्वपूर्ण कहानी है जिसका वो जिक्र करती हैं, एक खाने आकाश नॉय ये जो है बंगला पंक्ति है, और हेमंत कुमार के बंगला गीत की एक पंक्ति है, ये भी उनकी कहानी है। आहा, आहा ग्राम में जीवन भी क्या है, वासु चटर्जी ने इस कहानी पर जीना जाना नाम से फीचर फिल्म भी बनाई, तो इस कहानी का भी ये जो है जिक्र करती हैं। 3 इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनका मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में बार बार जिक्र करती हैं और बड़ी दिलचस्पी के संग उसके बारे में बताना चाहती हैं, या फिर उसका जो है कई बार क्रेडिट लेने के मूड में रहती हैं कि जो है ये शानदार कहानियां उनकी कलम से निकली। वो बहुचर्चित इनकी कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी जो उस समय मन्नू भंडारी को बहुत बड़ा नाम हिंदी साहित्य में बना देती है, आप सबने इस कहानी को पढ़ा होगा। कहानी का नाम है यही सच है, और ये जो कहानी है ये एक स्त्री और 2 पुरुषों के मध्य जो एक ऊहापोह के बीच की कहानी है। लेकिन मन्नू भंडारी बताती हैं कि ये जब कहानी उनके, इसका जो ड्राफ्ट उनके मस्तिष्क में पहले चल रहा था तो उसमें एक पुरुष था और 2 लड़कियां थीं, लेकिन फिर इसको मन्नू भंडारी बाद में बदलती हैं और एक स्त्री है और 2 पुरुषों के मध्य में ये कहानी है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप इस चीज़ से जो है ताल्लुक़ कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। फिलहाल आपको याद रखना है यही सच है, जिसपे रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनाई गई। अगली कहानी इनकी त्रिशंकु है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, और ये जो त्रिशंकु कहानी है ये धर्म युग में छपती है। अगली कहानी इनकी है स्त्री सुबोधिनी। तो ये 3 इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनको आप सब याद रखें
और इनकी चर्चा जो है मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में जो है बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े गहरे ढंग से करती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे एक कथन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। कथन है कि हर सफल कहानी किसी कथा विहीन ब्यौरे का कलात्मक प्रस्तुत मात्र नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जीवन के किसी पक्ष का समग्र सत्य भी उजागर करती है। यही कहानी की सफलता है। तो ये जो मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में एक तरीके से कहानी की परिभाषाएं लिखती हैं, ये कथन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी कथन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी आप लोग पढ़ें और इसको याद रखें। परीक्षक आपसे आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है। मन्नू भंडारी बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुल 50 कहानियां लिखी। मन्नू भंडारी ने अपने जीवन काल में कुल 50 कहानियां लिखी, या फिर कह सकते हैं 50 कहानियां ही लिख पाई, क्योंकि उनका जीवन तमाम तरीके की विचलनों से भरा हुआ जीवन रहा है। अगला एक कथन और है, मैं यथार्थ की धरातल पर कहानी लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है कि मैं यथार्थ की धरातल पर कहानी लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। ये कथन आपको दिया जा सकता है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस लेखिका का कथन है। मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियंवदा का है। ऐसे 4 विकल्प आपके सामने दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। मन्नू भंडारी का विवाह आप सबको पता है राजेंद्र यादव के संग हुआ, और शादी की जो इनकी तिथि थी वो 22 नवंबर थी, और दिन कौन सा था? रविवार का था। मन्नू भंडारी बताती हैं कि ये जो 22 नवंबर की तिथि थी, इसमें ये जो रविवार है, ये जो है कोई किसी जो है पुरोहित के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा विचार की तिथि नहीं रखी गई थी। इस दिन सिर्फ रविवार पड़ रहा था, सारे मित्र एक साथ इकट्ठा हो सके, इसीलिए ये तिथि निर्धारित कर ली गई थी। तिथि भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये जो है वो अपने विवाह के जो है क्रम के बारे में कुछ बातें लिखती हैं, तो ये एक पेज हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक आधार तो तैयार नहीं हुआ और बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति में राजेंद्र कलकत्ता आए और ठाकुर साहब ने उन्हें शादी की दिशा में ठेल दिया। मैं उस समय इंदौर गई हुई थी। मुझे तुरंत बुलाया गया और लौटते ही सुशीला ने शादी के लिए 22 नवंबर की तारीख तय कर दी। मुहूर्त देखकर नहीं, बस यह देखकर कि इतवार है तो लोगों को आने में सुविधा होगी। ठाकुर साहब भाभी जी जुटे हुए थे राजेंद्र की ओर से, क्योंकि राजेंद्र ने अपने घर वालों को आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। सुशीला, जीजा जी, सुशीला इनकी बड़ी बहन है, भाभी, भाई, मित्र और सहकर्मी की एक पूरी टोली जुटी हुई थी मेरी ओर से। प्रतिभा बहन जी, नारायण साहब, प्रतिभा अग्रवाल, मदन बाबू, जसपाल, कैलाश, आनंद, सब में ऐसा उत्साह था कि मानो यह सबका साझा कार्यक्रम हो। मिसेज आनंद से तो मैं इस अवसर पर एक मंगलसूत्र ही झटक लिया था। मिसेज आनंद से मैंने इस अवसर पर एक मंगलसूत्र ले लिया था। हुआ यूं कि पूजा की छुट्टियां शुरू होने से पहले वे एक नया खूबसूरत सा मंगलसूत्र पहन कर आई। मैंने तारीफ की तो बोली, तू अवसर तो पैदा कर, तुझे भी ऐसे ही मंगलसूत्र दूंगी। छुट्टियां समाप्त होते ही ये अवसर पैदा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, पर जब हो ही गया तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने आकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया। बस विवाही स्वर था तो केवल एक, इस शादी को रोक देने का आदेश देते आखिरी दिन तक आने वाले पिताजी के तार, यानी मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, जिनकी भनक तक जीजा जी ने उस समय मुझे नहीं लगने दी। गोविंद जी कनोडिया लॉन में विवाह के रजिस्टर पर हम दोनों लोगों ने दस्तखत किए, मालाएं बदली। ठाकुर साहब ने राजेंद्र के पिता की और मेरे स्कूल के प्रेसिडेंट भगवती प्रसाद खेतान ने मेरे पिता की भूमिका अदा की। तो इसमें जो है आपको 2 नाम याद रखने हैं कि मन्नू भंडारी की शादी में उनके पिता तो शामिल हुए नहीं थे, तो मन्नू भंडारी की शादी में उनके पिता के रूप में भगवती प्रसाद खेतान,
ये जो है एक महत्वपूर्ण आत्मकथा के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि मन्नू भंडारी की शादी में इन्होंने मन्नू भंडारी के पिता होने की पूरी भूमिका निभाई थी। तो इससे कुछ बातें आपको पता चली, जैसे आपको ये पता चला कि 22 नवंबर जो है इनके विवाह की तिथि थी, ये आप याद रख सकते हैं। मंगलसूत्र इन्होंने किससे लिया? मिसेज आनंद से लिया। भगवती प्रसाद खेतान को आप बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो है इससे कुछ बातें आपके सामने निकल के आती हैं। बढ़ते हैं आगे। 11 सपनों के देश उपन्यास की तरह एक उपन्यास था, 11 सपनों का देश की तरह मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर 1 इंच मुस्कान नाम से एक उपन्यास लिखा, जो 1961 में छपना शुरू हुआ। तो ये चीज आपको कई बार कंफ्यूजन पैदा होता होगा कि कई गाइड में ये 1961 के बजाय 65 लिखा हुआ है। इसको आप क्लियर कर लें। मन्नू भंडारी स्वयं अपनी आत्मकथा में कहती हैं कि ये उपन्यास 1961 से छपना प्रारंभ हुआ था। तो 11 सपनों के देश की तरीके से, उसी तरीके से 1 इंच मुस्कान इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के संग मिलकर लिखा था। तो ये आप लोग याद रखें कि ये जो 1 इंच मुस्कान है, ये मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का एक सम्मिलित उपन्यास है, और ये 1961 में छपना शुरू हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण बातें तिथियों के संग हम आपको बताते हैं। साल है 1965 का, और 1965 में अक्षर का प्रकाशन राजेंद्र यादव प्रारंभ करते हैं। किसके संग मिलकर? जवाहर चौधरी के संग मिलकर। आपको याद रखना है 1965 अक्षर प्रकाशन, राजेंद्र यादव जवाहर चौधरी के संग। साल आता है 1984 में, और 1984 में मन्नू भंडारी की जो बिटिया रानी है, जिनका नाम टिंकू है और रचना भी नाम है, उनकी शादी दिनेश के संग होती है, जो उनके दामाद हैं। और ये दिनेश जो है पेशे से एक फोटोग्राफर है, इनको भी आप लोग याद रखें। और रचना की जो बेटी है वो माही है। तो 1984 में इन दोनों लोगों की शादी होती है, और रचना की जो बेटी का जन्म होता है उसका नाम क्या है? माही है। ये चीज आप लोग भी याद रखें। उसके बाद 1970 का साल, मन्नू भंडारी कहती हैं कि 1970 आते आते वो 4 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके थे, और एक नाटक बिना दीवारों का घर प्रकाशित हो गया था। बिना दीवारों का घर कब प्रकाशित हुआ था? 1966 में। मन्नू भंडारी के 2 नाटक हैं, एक बिना दीवारों का घर और एक महाभोज। महाभोज जो है 1982 में इसका प्रकाशन होता है, और बिना दीवारों के घर का 1966 में। उसके बाद हम लोग एक और कटिंग पढ़ेंगे। मैंने भारती जी के पास भेजा तो उनका एक लंबा सा तार मिला, कि जिसका आशय था कि मैं राकेश से इस बारे में बात कर लूं, कहीं वे आहत ना हो। चलो यहां से पढ़ते हैं। जिसकी घोषणा वे जल्दी ही करने जा रहे थे। ये बात दरअसल चल रही है आपके बंटी उपन्यास की। इसको पूरा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। इसको एक बार हटाते हैं पूरा, और विधिवत तरीके से इसको पूरा पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या बात है। जिसकी घोषणा वे जल्दी ही करने जा रहे थे, उनका यह दबाव मेरी मजबूरी बन गया। और उपन्यास का पहला ड्राफ्ट पूरा करके, यानी उपन्यास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करके मैं घर लौटी। शुरू की 4 किस्तों का तीसरा ड्राफ्ट तैयार करके मैंने भारती जी के पास भेजा, तो उनका एक लंबा सा तार मिला, जिसका आशय था कि मैं राकेश से इस बारे में बात कर लूं, कहीं वे आहत ना हो। यह उनकी दुखती रग है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 3 बेटियों में से एक राकेश जी का बेटा था, और उपन्यास का प्रस्थान बिंदु भी मुझे वहीं से मिला था। पर आगे की कहानी तो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ना मैं राकेश जी के बेटे को कभी देखा था, ना ही उनकी पत्नी शीला जी को। यानी मन्नू भंडारी जो अपना उपन्यास लिखती हैं 1971 में, वो उपन्यास प्रकाशित होता है आपका बंटी। और आपका बंटी में जो आपके बंटी उपन्यास का मुख्य पात्र है बंटी, उसका जो कैरेक्टर मन्नू भंडारी उठाती हैं, वो जो है मोहन राकेश
के बेटे से ही उठाती हैं। तो ये उपन्यास जब छपने वाला था तो भारती जी ने इनसे कहा कि एक बार आप राकेश से बात कर लें, क्योंकि ये उपन्यास कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से ही लिया गया है। तो मन्नू भंडारी राकेश से बात करती हैं, राकेश यानी मोहन राकेश से बात करती हैं, और मोहन राकेश उनको अनुमति दे देते हैं कि आप ये उपन्यास बाकायदा छपवा सकती हैं। यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी। ये जो है मन्नू भंडारी की कहानी है, यही सच है, और इस पे रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी। निर्मला दरअसल दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होने वाला था, तो इसकी स्क्रिप्ट जो है इन्होंने लिखी थी। तो आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की स्क्रिप्ट मन्नू भंडारी ने लिखी। तो आपको याद रखना है निर्मला उपन्यास। और मन्नू भंडारी बताती हैं कि प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास उनका सबसे पसंदीदा उपन्यास था, ऐसा वो कहती हैं। महाभोज, ये जो उपन्यास और नाटक दोनों है, महाभोज उपन्यास के तौर पे आप सबको पता है 1971 में प्रकाशित होता है। महाभोज जो है 1971 में उपन्यास के तौर पे प्रकाशित होता है, और ये जो है इसका नाट्य रूपांतरण 1982 में, इसका नाट्य रूपांतरण जो है 1982 में अमाल के कहने पे ये करती हैं। किसके कहने पे? अमाल के कहने पे इसका ये नाट्य रूपांतरण कहती हैं। सॉरी, महाभोज का जो उपन्यास के तौर पे प्रकाशन हुआ था वो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। 1971 में आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। मन्नू भंडारी को पद्मश्री के लिए चयन किया जाता है, लेकिन वो इनकार कर देती हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी को किस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था जिसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो मन्नू भंडारी को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया था, जिसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मन्नू भंडारी जो है अपनी इस आत्मकथा में कई बार पॉलिटिकल मुद्दे भी उठाती हैं। जैसे वो आपातकाल पे बात करती हैं, जैसे मन्नू भंडारी कई बार जवाहरलाल नेहरू पे बात करती हैं। तो एक तरीके से कुछ राजनीतिक मुद्दे भी वो जो है अपने उपन्यास में शामिल करती हैं। रघुवीर सहाय ने दिनमान में समर्थन किया था। रघुवीर सहाय ने आपातकाल का दिनमान नाम के पत्र में समर्थन किया था, जिससे मन्नू भंडारी बहुत आहत हुई थी। धर्मवीर भारती की कविता मुनादी और सूर्य के अंश, ये जो दो कविताएं हैं धर्मवीर भारती की, इन दो कविताओं का मन्नू भंडारी अपने उपन्यास में जिक्र करती हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं? एक मुनादी है, एक रघुवीर सहाय है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक कथन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कथन है कि राजनीति की शतरंज पर आम आदमी तो शुरू से ही मात्र एक मुहरा भर रहा है, जिसका नाम लेकर यह खास आदमी सह और मात का घिनौना खेल खेलते रहता है। तो ये मन्नू भंडारी का कथन है, इसको आप लोग याद रखें। ओम प्रकाश जी के आग्रह पर महाभोज उपन्यास यूनिवर्सिटी, शिमला की यूनिवर्सिटी थी, के गेस्ट हाउस में मात्र 25 दिनों में लिखा गया। उस समय यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बच्चन सिंह थे। आपको ये चीज याद रखनी है कि महाभोज उपन्यास, यहां से कुछ प्रश्न आपके लिए बनते हैं जिनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी ने किसके आग्रह पे लिखा? तो महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी ने ओम प्रकाश जी के आग्रह पे लिखा। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी ने कहां पे लिखा? तो शिमला में इस उपन्यास को उन्होंने लिखा। शिमला के यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ये उपन्यास लिखती हैं। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी ने कितने दिन में पूरा कर लिया? तो वो बताती हैं कि इस उपन्यास को उन्होंने 25 दिनों में पूरा कर लिया, और उस समय विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बच्चन सिंह थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और हमने आपको अभी बताया महाभोज उपन्यास के तौर पे 1979 और नाटक के तौर पे उसके 3 साल बाद 1982 में प्रकाशित होता है। मन्नू भंडारी के जो दामाद थे, दामाद का नाम आप भूल गए होंगे, तो एक बार इसको याद कर लें। दिनेश इनके दामाद हैं।
और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, मन्नू भंडारी की ये जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा को मन्नू भंडारी अपने दामाद और अपनी बेटी रचना को ही समर्पित करती हैं। तो दिनेश इनके दामाद हैं, जो पेशे से फोटोग्राफर थे। मन्नू भंडारी इनकी 2 किताबों का भी जिक्र कर दिए हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने उनको नहीं रखा है। नवंबर 1984 का साल आता है। मन्नू भंडारी एशिया के लेखिका सम्मेलन में जर्मनी जाती हैं, जहाँ के वो पुस्तक मेले में पहुँचती हैं, और फ्रैकलैंड भारतीय भाषा के वहाँ पे 25 लेखक आते हैं। 25 लेखकों में से 8 हिंदी के थे, 6 बांग्ला के थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एशिया के लेखिका के सम्मेलन में वे कब जाती हैं, 1984 में। और कितने लेखकों का वो सम्मेलन है, तो 25 लेखकों का ये सम्मेलन है। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र के संपादन में हंस का पहला अंक 1986 में प्रकाशित होता है। आपको पता होगा कि हंस, जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, उसका राजेंद्र यादव जी के द्वारा पुनः प्रकाशन संपादन आरंभ होता है, और इसका संपादन अक्षर प्रकाशन से, जो मोहन इनका राजेंद्र यादव जी का ही प्रकाशन था, इसके संपादन से इसका पहला अंक 1986 में। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हंस का जो दूसरा प्रकाशन, जिसको राजेंद्र यादव ने प्रारंभ किया, कब से हुआ, तो 1986 से। कब से हुआ, 1986 से। नायक खलनायक विदूषक, ये इसकी जो है, इसके पीछे एक कहानी है। जब हंस का पहला अंक आने वाला था, तो राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी से कहा था कि एक कहानी आप मुझे लिख कर दें। तो मन्नू भंडारी नायक खलनायक और विदूषक इस नाम से एक कहानी लिखती हैं, और कहानीकार इसकी कौन है, मन्नू भंडारी। ये कहानी किसकी है, मन्नू भंडारी की है। मन्नू भंडारी की ये कहानी है, और ये हंस के प्रथम अंक में प्रकाशित होती है। और इसके जो नायक हैं, इस कहानी के जो नायक हैं, वो स्वयं राजेंद्र यादव हैं। तो नायक खलनायक और विदूषक ये कहानी मन्नू भंडारी से राजेंद्र यादव हंस के प्रथम अंक में प्रकाशित करवाने के लिए लिखवाते हैं, और इसके नायक, इस कहानी के नायक स्वयं राजेंद्र यादव हैं। साल आता है 1989 का, और मन्नू भंडारी एक गंभीर रोग से ग्रसित हो जाती हैं। किस रोग से ग्रसित होती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूरोलजिया रोग से ये ग्रसित हो जाती हैं। 1991 में ये सेवानिवृत्त हो जाती हैं। कहाँ से सेवानिवृत्त होती हैं, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से। उसके बाद ये जो है अपनी जिंदगी के आखिरी पक्ष में उज्जैन चली जाती हैं, और उज्जैन में शिव मंगल सहाय इनके लिए बड़े भाई की भूमिका अदा करते हैं। और शिव मंगल सहाय को मन्नू भंडारी उज्जैन का बेताज बादशाह बुलाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी किसे उज्जैन का बेताज बादशाह बुलाती हैं, तो शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में आपको पता ही होगा, एक कविता इनकी बहुत फेमस हुई थी कि वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये इनकी बड़ी फेमस कविता थी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो है कुछ बातें थी इस आत्मकथा की, जो हमने आपको बताई। बड़ी महत्वपूर्ण इनकी आत्मकथा है। अभी तक इस आत्मकथा की 3 कक्षाएं आपके लिए बनाई जा चुकी हैं। इस आत्मकथा की 1 कक्षा अभी आपके लिए बनाई जानी शेष है। जिस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब वो क्लास पढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है और अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।